ब्रोंकियल अस्थमा। जी हाँ, इस लेक्चर में हम ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बताएंगे। इसमें हम जानेंगे ब्रोंकियल अस्थमा की डेफिनेशन, उसके सिम्टम्स कि ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा का क्लासिफिकेशन, जिसमें हम एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और मिक्स टाइप देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बारे में जानेंगे। पैथोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस के बारे में समझेंगे। ब्रोंकियल अस्थमा। Bronchial asthma is the hyperresponsiveness of tracheobronchial smooth muscle which lead to the overproduction of mucus in the air pipe, which cause difficulty in breathing and wheezing sound. ब्रोंकियल अस्थमा में टेकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल में हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, मतलब नॉर्मल रिस्पॉन्स से ज़्यादा रिस्पॉन्स आने लगता है, जिसकी वजह से एयर पाइप में म्यूकस ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से एयर पाइप में ऑक्सीजन के लिए फ्री स्पेस कम हो जाता है, जिससे ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में परेशानी होती है और व्हीजिंग साउंड रिस्पायरेशन के दौरान सुनाई देता है। अब हम इस डायग्राम में समझेंगे किस तरह से ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन होती है। ये दो लंग्स दिखाए गए हैं, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। यहाँ से जब ACH का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, मतलब एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से इस टेकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ये म्यूकस का प्रोडक्शन एक्सेसिव अमाउंट में करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये पैसेज जो है नैरो हो जाता है, सांकरा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता है और अस्थमेटिक कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे देखिए, ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ये हमारी ब्रोंकस है, ये नॉर्मल ब्रोंकस है और ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस है। इस कंडीशन में जब भी हम बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं, जो कि ब्रोंकियोडाइलेशन कर देती है, ब्रोंकियोडाइलेशन होने की वजह से एयर का जो डायमीटर होता है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो होने लगता है और हमें अस्थमा की कंडीशन से रिलीफ मिल जाती है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की, कि कौन कौन से सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। पहला है कफिंग। रिस्पायरेशन के दौरान व्हीजिंग की साउंड, मतलब सनसनाहट की साउंड आने लगती है। ब्रीथलेसनेस, ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो ना हो पाने की वजह से हमको ब्रीथलेसनेस महसूस होने लगती है। रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज्ड, प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो ना हो पाने की वजह से रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में थोड़ा सा इनसफिशियंसी महसूस होती है। चेस्ट और एब्डोमिनल पेन, चेस्ट में पेन होने लगता है या तो एब्डोमिनल में पेन होने लगता है। फैटीग, फीलिंग आउट ऑफ ब्रीथ, ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है और थकान लगती है। एजिटेशन, थोड़ी सी एजिटेशन महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है। इंक्रीज्ड पल्स रेट, पल्स रेट बढ़ जाता है। इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, उस व्यक्ति के अंदर एबिलिटी नहीं रहती है कि वह स्पोर्ट्स या किसी भी अदर टाइप का गेम खेल सके। अस्थमा इज एन एपिसोडिक डिजीज मैनिफेस्टेड क्लिनिकली बाय प्रोक्सेम्स ऑफ डिप्सोनिया, कफ एंड व्हीजिंग। क्लासिफिकेशन एंड पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक और एलर्जिक और एटॉपिक। एक्सट्रिंसिक को ही हम एलर्जिक कह सकते हैं, एटॉपिक कह सकते हैं।
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा, ज़्यादातर इस तरह का अस्थमा लोगों में पाया जाता है। यूजुअली बिगिनस इन द चाइल्डहुड की कंडीशन में ये स्टार्ट हो जाता है। इन अर्ली इन अडल्ट लाइफ में भी स्टार्ट हो सकता है। मोस्ट पेरेंट ऑफ दिस अस्थमा हैव पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक डिजीज सच एज rhinitis, urticaria, infantile emphysema. Hypersensitivity to various extrinsic antigenic substance or allergens is usually present. Intrinsic or idiosyncratic or non-atopic. This type of asthma develop later in adult life with negative personal and family history of allergies. नेगेटिव स्किन टेस्ट, नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ IgE। जिस पेशेंट को इंट्रिंसिक टाइप अस्थमा होता है उसमें जो IgE का लेवल होता है इसका लेवल नॉर्मल रहता है और स्किन का टेस्ट IgE एंटीबॉडी का करने पे नेगेटिव रिजल्ट आता है। मोस्ट पेरेंट डेवलप दिस आफ्टर एन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बाय वेरियस वायरसेस। Associated nasal polyps and chronic bronchitis are normally present. Mixed type. Many parents do not fit either of two categories and have mixed features. Parents who develop asthma in early life have strong allergic components. Either type of asthma can be precipitated by cold, exercise and emotional stresses. Morphological feature, कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अपीयर होते हैं अस्थमा की कंडीशन में। पैथोलॉजिक चेंजेस आर सिमिलर इन बोथ टाइप ऑफ अस्थमा। पैथोलॉजिक चेंजेस दोनों टाइप के अस्थमा में, एटॉपिक और नॉन एटॉपिक दोनों टाइप के अस्थमा में सिमिलर होते हैं। लंग्स आर ओवर डिस्टेंडेड ड्यू टू ओवर इन्फ्लेशन। लंग्स में थोड़ा सा डिस्टेंशन हो जाता है ओवर इन्फ्लेशन होने की वजह से। सेल सरफेस शो कैरेक्टरिस्टिक ऑक्लूशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स बाय म्यूकस प्लग। म्यूकस प्लग होने की वजह से जो सेल सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता है। माइक्रोस्कोपिकली, अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिकली किस तरह से मॉर्फोलॉजिकल फीचर में चेंजेस आता है। म्यूकस प्लग कंटेन्स नॉर्मल एंड डिजेनरेटेड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम फॉर्मिंग ट्विस्टेड स्ट्रिप कॉल्ड कार्समैन स्पाइरल्स। कार्समैन स्पाइरल्स की तरह म्यूकस के प्लग हमको दिखाई देते हैं। स्प्यूटम यूजली कंटेन न्यूमरस eosinophils and damaged crystal shape derived from eosinophils called Charcot Leyden. Pathophysiology and pathogenesis of asthma. अब हम यहाँ पे समझेंगे किस तरह से पैथोजेनेसिस होती है। किस अस्थमा कई फैक्टर्स की वजह से स्टार्ट हो सकता है, जिसमें एक फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं उसमें बी लिम्फोसाइट मतलब कि IgE और टी लिम्फोसाइट मिलके IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। IgE प्रोड्यूस होने की वजह से उसके बाद में इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। इंटरल्यूकिन्स 3, इंटरल्यूकिन्स 5, ये सब इंटरल्यूकिन्स के टाइप हैं और ये मास्ट सेल फर्दर प्रोड्यूस करते हैं जो इन्फ्लामेशन करता है, या TNF अल्फ़ा की वजह से ईस्नोफिल्स में या न्यूट्रोफिल्स में चेंजेस आते हैं इन्फ्लामेशन होने की वजह से, जिसकी वजह से एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है। फिर वही एक्यूट इन्फ्लामेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है जो अस्थमा की कंडीशन प्रोड्यूस कर देता है। प्रोटाइप इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, यहाँ देखिए प्रोटाइप इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस होने लगते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद में, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स होती है और ब्लड वेसल्स होती है
जिसमें फाइब्रोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे ग्लोबुलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, उनमें डिस्टरबेंस होती है, जिससे वो म्यूकस का सिक्रेशन एक्सेसिव अमाउंट में करने लगते हैं और हमारी स्मूथ मसल्स, मतलब कि ब्रोंकियो स्मूथ मसल्स जो होती है उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन एक्सेसिव अमाउंट में होने लगता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा पैसेज होता है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से अस्थमा की कंडीशन हो जाती है।